अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट्स के रिलेटेड है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। तो पहले 5 पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 से। स्टेटमेंट है द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। व्हाट टाइप ऑफ एरर्स इज़ पॉसिबल इन टाइम पीरियड। कि हमने क्या किया है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट किया है स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए। तो बताएं अगर हम टाइम पीरियड मेजर करेंगे तो उसके अंदर कितने टाइप्स का एरर पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर 2 तरह के एरर जो हैं वो पॉसिबल होंगे। एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर जो सिस्टम के अंदर ही मौजूद हो। जैसे कि हमने स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए अपना टाइम पीरियड जो है वो मेजर किया सिंपल पेंडुलम का। तो अगर इस सिंपल पेंडुलम ही फॉल्टी हो, अगर इसके अंदर ही एरर होगा तो हम जो टाइम पीरियड मेजर करेंगे उसके अंदर भी एरर ही होगा। अब मिसाल के तौर पे कि आपकी जो है ये नीडल जो है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होती बल्कि 5 से स्टार्ट होती है या कहीं मिड से स्टार्ट होती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसके अंदर ज़ीरो एरर मौजूद है। तो अगर आपके स्टॉप वॉच के अंदर ज़ीरो एरर होगा, रीडिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय ज़ीरो से स्टार्ट होने के बजाय अगर यहाँ कहीं से स्टार्ट होती है या यहाँ से स्टार्ट होती है तो फिर इसे हम ज़ीरो एरर कहेंगे। और इसकी वजह से जब आप इसका टाइम पीरियड मेजर करेंगे तो टाइम पीरियड एक्यूरेट नहीं होगा। सेकंड, ये भी हो सकता है कि आपकी स्टॉप वॉच के ऊपर जो कैलिब्रेशंस की गई हैं, जो मार्किंग की गई है, ये मार्किंग ही रॉन्ग हो। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर 5 है, 5 के बाद यहाँ 10 की बजाय 15 आ जाए तो फिर यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो मार्किंग है वो गलत हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी अब क्योंकि स्टॉप वॉच के अंदर फॉल्ट आ गया तो जो भी हम टाइम पीरियड मेजर करेंगे स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए तो उसके अंदर भी फिर एरर ही होगा। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, कि आपके सिस्टम में ही एरर है। जैसे कि स्टॉप वॉच में भी फॉल्टी हो कि आपके स्टॉप वॉच के अंदर ही फॉल्ट मौजूद है। अब फॉल्ट कैसा होगा, उसके अंदर ज़ीरो एरर हो सकता है या ये हो सकता है कि जो कैलिब्रेशंस हैं, जो उसके ऊपर मार्किंग की गई है, वो इनकरेक्ट हो। तो इस तरह के एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट जो है वो है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होता है कि नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि जो आदमी उस स्टॉप वॉच को यूज़ कर रहा है या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो नेग्लिजेंस लापरवाही से काम ले रहा है या इनएक्सपीरियंस है, उसे पता ही नहीं है कि मैंने रीडिंग्स कैसे लेनी है, स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करना है या कब उसको हमने स्टार्ट करना है, किस पॉइंट के ऊपर और किस पॉइंट के ऊपर उसको स्टॉप करना है स्टॉप वॉच। तो अगर वो लापरवाह है इंसान या उसे तरीका ही नहीं पता, एक्सपीरियंस ही नहीं है कि हमने मेजरमेंट्स कैसे करनी है, तो वो जो भी मेजरमेंट आपको लेकर देगा स्टॉप वॉच की मदद से उसके अंदर 100% जो है वो एरर मौजूद होगा। तो इसकी हम आंसर देंगे कि नेग्लिजेंस, लापरवाही या इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, और उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो एट द टाइम टू स्टार्ट और स्टॉप वॉच स्टॉप ऑफ स्टॉप वॉच, कि उसे पता ही नहीं है कि हमने कहाँ पे उसको स्टार्ट करना है और कहाँ पर उसको स्टॉप करना है। तो ये 2 तरह के एरर जो हैं वो पॉसिबल हैं अगर हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करेंगे स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, Does a dimensional analysis gives any information on constant of proportionality that may appears in algebraic expression? Explain. क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि जब हम कोई फार्मूले वगैरह लिखते हैं या हमने कोई भी रिलेशन वगैरह लिखा है, अगर उसके अंदर कहीं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो तो क्या डायमेंशनल एनालिसिस हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या नहीं। तो आप इसको एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक वो जिनके पास सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं, तो उनके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास वैल्यूज़ के साथ साथ यूनिट्स भी होते हैं, तो ऐसे कांस्टेंट्स के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको वैल्यू के बारे में नहीं बल्कि उनकी यूनिट्स के बारे में देगा। तो ये आंसर हम रीड करते हैं और साथ साथ आपको समझ भी आ जाएगी कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। किस चीज़ के बारे में,
वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि आपने कोई कांस्टेंट्स लिखा है उसकी वैल्यू के बारे में ये आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट्स। आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक आपको लिख कर देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम कैपिटल जी कहते हैं। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ी होगी 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर। तो इसमें देखें, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास वैल्यू भी मौजूद है और यूनिट भी मौजूद है। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है, ये आपको वैल्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। यही हमने यहाँ पे लिखा था कि डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस कैन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। किस चीज़ के बारे में? अबाउट द यूनिट्स ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट्स। यूनिट्स जो होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स, जैसे कि इस जी का जो यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि स्मॉल जी, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये ऐसा कांस्टेंट है जिसके पास वैल्यू भी होती है और यूनिट भी होता है। और इसका आपको याद होगा कि जी की जो वैल्यू थी, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, वो 10 थी, कि जी की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 10 और इस जी का जो यूनिट था वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। इसी तरह ये कैपिटल जी है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जो मैंने यहाँ लिख भी दिया, तो ये इसका आगे यूनिट है। इसी तरह आप लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा था कि इसका वैल्यू भी होती है और इसका यूनिट भी था न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस वैल्यूज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे कि टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड बराबर होता है 2πL/g। अब इसमें जो 2π है वो कांस्टेंट है, तो डायमेंशन एनालिसिस इस 2π के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी, वेयर डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट 2π। ये 2π जो कांस्टेंट है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। आपने सिंपल इनके डायमेंशन बताने। तो स्टूडेंट्स ये डायमेंशंस का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बड़ी डिटेल से इन डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे इनको निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमने प्रेशर के जो डायमेंशन है वो फाइंड आउट करने हैं। डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए प्रेशर का। तो प्रेशर का जो फार्मूला था वो था P = F/A। अब फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स का भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि F बराबर होता है ma के। तो ये P वैसे का वैसे आ गया, F की जगह ma आ जाएगा और ये एरिया आपका वैसे का वैसे डिवाइड हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर इसके डायमेंशन जो है वो पुट कर दें। तो स्टूडेंट्स हम इसके अंदर डायमेंशन पुट कर देंगे। जो मैस है इसके डायमेंशंस कैपिटल M होते हैं। एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमने वैसे ही पढ़े हुए थे कि ये बराबर होते हैं LT-2 और एरिया जो होता है उसके भी डायमेंशन हमने पढ़े हुए हैं L² के बराबर होते हैं। अगर आपको ना याद हो तो हम यहाँ पर उसको लिख भी लेते हैं कि मैं आपको यूनिट से निकाल कर दिखा देता हूँ कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मीटर है, यूनिट है। मीटर किस चीज़ का यूनिट होता है? लेंथ का, तो यहाँ L आ जाएगा। ये सेकंड है, सेकंड यूनिट का यूनिट होता है टाइम का, तो फिर यहाँ T आ जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ये T ऊपर जाएगा तो फिर ये डायमेंशन बन जाएंगे LT-2 के। तो ये वही डायमेंशन बन गए जो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन के यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो एरिया के निकालने हमने। तो एरिया का हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और यूनिट से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एरिया का यूनिट याद हो तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर अगेन लेंथ का यूनिट होता है, तो फिर मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट के लिए L आ जाएगा और इसके साथ जो है इसके ऊपर स्क्वायर। तो फिर ये L² जो है आपका एरिया के डायमेंशन बन जाएंगे जो हमने यहाँ पर पुट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको निकाला हुआ है।
तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे कि ये एक एल जो है इस एल से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी एक एल बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर प्रेशर के डायमेंशन बन जाएंगे एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। तो ये आपके पास डायमेंशन बन जाएंगे प्रेशर के। नेक्स्ट हमें निकालने हैं डेंसिटी के। तो अगेन हमें डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो अब हम इसमें डायमेंशन पुट कर देंगे। तो एम की जगह कैपिटल एम आ जाएगा। वॉल्यूम जो है फार्मूला याद हो तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, यूनिट याद हो तो यूनिट से भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब होता है, तो इसलिए मीटर जो यूनिट होता है लेंथ का, इसलिए हमने उसकी जगह एल पुट कर दिया और उसके ऊपर क्यूब ले लेंगे। तो ये जब एल ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा एम एल माइनस 3 के। तो ये डायमेंशंस थे प्रेशर के और ये डेंसिटी के। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, wavelength depends on speed v of the wave and its frequency f, knowing that lambda के dimensions l, velocity के dimensions lt minus 1 और frequency के dimensions t minus 1, decide which one is correct, f is equal to v lambda and f is equal to v over lambda। कि वेवलेंथ का आपको बताया है कि डिपेंड करती है स्पीड v के ऊपर और उसकी फ्रिक्वेंसी f के ऊपर। तो आपने बताना है, ये डायमेंशंस आपको दे दिए हैं, इनमें से कौन सी इक्वेशन ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाली यूज़ कर लेते हैं, f इज़ इक्वल टू वी लैम्डा। अब बेटा हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन ठीक है या कौन सी नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना है, उनमें डायमेंशंस पुट कर देने दोनों साइड्स के, लेफ़्ट साइड के भी और राइट साइड के भी। अगर तो इक्वेशन के दोनों साइड्स के डायमेंशन सेम आएंगे तो हम कहेंगे इक्वेशन ठीक है। अगर उसके दोनों साइड्स के डायमेंशंस लेफ़्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशन सेम नहीं आएंगे तो फिर हम कहेंगे कि आपकी इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है। तो इस डायमेंशंस का ये फ़ायदा होता है कि हम इससे इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन ठीक होगी और कौन सी इक्वेशन ठीक नहीं होगी। तो अब हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड के डायमेंशंस पुट करेंगे और फिर उसके राइट साइड के डायमेंशंस पुट करके चेक करेंगे। अगर तो सेम आएंगे तो फिर तो ये इक्वेशन ठीक है, अगर सेम नहीं आएंगे तो फिर ये इक्वेशन ठीक नहीं है। तो लेफ़्ट साइड लेते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन उसने ऊपर दिए हुए थे कि फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस थे t माइनस 1, तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे। लेफ़्ट साइड पे सिर्फ यही है तो इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम राइट साइड के डायमेंशंस पुट करेंगे। तो राइट साइड में v है और लैम्डा है, तो v के डायमेंशंस दिए थे उसने lt माइनस 1 पुट कर देंगे और उसके बाद आगे लैम्डा के डायमेंशंस पुट करने हैं। तो लैम्डा के डायमेंशंस l थे, ये भी यहाँ पुट कर देंगे। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये l से मल्टीप्लाई होके एल स्क्वायर टी माइनस 1 हो जाएगा। तो राइट साइड के डायमेंशन भी हमने निकाल लिए। तो अब देखें, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये लेफ़्ट साइड के डायमेंशंस और ये राइट साइड के डायमेंशंस आपस में मैच नहीं होते। तो अब क्योंकि डायमेंशंस मैच नहीं हो रहे तो हम कहेंगे इक्वेशंस भी ठीक नहीं हैं, ये रॉन्ग इक्वेशंस होंगी। तो यही हमने यहाँ पे लिखा कि एज़ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि इन दोनों के डायमेंशंस आपस में इक्वल नहीं आए। तो फिर लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में ठीक नहीं है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी। तो अब सेकंड इक्वेशन चेक कर लेते हैं जो कि है f इज़ इक्वल टू वी ओवर लैम्डा के। अगेन लेफ़्ट साइड के डायमेंशन पुट करेंगे, f के फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस t माइनस 1, अगेन उसे इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम डायमेंशन पुट करेंगे राइट साइड के जो कि v ओवर लैम्डा है। तो अब v के डायमेंशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, lt माइनस 1 ये उठा के यहाँ पुट कर देंगे और नीचे हमने डायमेंशन लैम्डा के पुट करने हैं। तो लैम्डा के डायमेंशन l ये यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये जो l है इस l के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो डायमेंशन बचेंगे वो t माइनस 1 के बचेंगे। तो इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखें इक्वेशन 1 में भी t माइनस 1 और इक्वेशन 2 में भी t माइनस 1। तो अब ये दोनों के डायमेंशन जो है वो मैच कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड के भी और राइट साइड के भी। तो अब हम कहेंगे कि हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, अब क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम हो रहे हैं तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों इक्वेशंस मैच कर रही हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में सेम हो जाएंगी। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।